हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपिका। वेलकम टू एजुकेशन एनी टाइम वंस अगेन। सबके बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं। आई नो आप सभी लोग बहुत ही मन से और टाइम मैनेज करके अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट। सो टॉपिक तो आज का आप समझ ही गए होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 5 स्मार्ट एक्शंस जिसके थ्रू हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स को बहुत ही अच्छी तरह टाइम मैनेजमेंट के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। ओके। और इस वीडियो के एंड में आपको एक प्रो टिप मिलेगी जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। वीडियो को आगे तक देखिएगा। हम क्विकली आपका टाइम वेस्ट किए बिना इन 5 टिप्स को स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिक इज, सबसे पहले जब आपके हाथ में पेपर आता है तो आप पैनिक ना हो, शांत होके उस पेपर को पढ़िए। एंड वाइल रीडिंग द पेपर आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा सेक्शन है जिसके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से आते हैं। ओके। और जो आपको इजी लग रहा है तो आप उस सेक्शन को हाईलाइट करते जाइए जो आपको इजी लगता है। ओके। सो वेरी फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, पेपर को रीड कीजिए और इजी सेक्शन को मार्क कर लीजिए। ओके। बहुत से बच्चे पेपर रीडिंग में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और आंसर्स लिखते जाते हैं। इसमें होता क्या है, हम अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो ऐसे क्वेश्चंस पे वेस्ट कर देते हैं जो हमें सोचना पड़ रहा है या जो बहुत लेंदी है या जो हमें अच्छी तरीके से नहीं आता है। तो अगर आपने स्मार्टली सेक्शन चूज़ कर लिया है तो आप पेपर की शुरुआत इजी सेक्शन से करोगे और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव कर पाओगे। सो लेट्स मूव टू द सेकंड टिप। जो सेक्शन आपने हाईलाइट किया था उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो उस क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन आपको सबसे इजी लग रहा है वो वाला क्वेश्चन आप लिखना स्टार्ट कीजिए। और जब आप क्वेश्चन लिखते हो तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अगर क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिख रहे हो तो आपको उस क्वेश्चन नंबर 3 ही आंसर में 3 नंबर ही डालना है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बहुत से बच्चे करते हैं। सेक्शन बी लिखते हैं, अगर वो बी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सेक्शन बी लिखते हैं, और अगर वो थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे कर रहे हैं, पहले वो थर्ड का आंसर लिख रहे हैं तो वो फर्स्ट ही नंबर डालते हैं। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जिससे आपका मार्क्स जा सकता है, तो प्लीज़ इसे अवॉइड कीजिएगा। इससे आपने सेक्शन बी सिलेक्ट किया जो आपको ईजी लग रहा है तो आप सेक्शन बी डालिए। उसका अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर रहे हो तो बी डैश क्वेश्चन 3 ऐसा लिखकर आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। ओके। सो नंबरिंग पे बहुत ध्यान देना है। नंबरिंग की वजह से बहुत से बच्चे अपना मार्क्स लूज कर देते हैं। नाउ मूव टू द टिप नंबर 3। ओके। अब आपने आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया है। अब जब आंसर लिख रहे हो तो उसमें ट्राई कीजिए कि जो भी इम्पोर्टेंट सेंटेंस या इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको आप पेंसिल से या पेन से अंडरलाइन करते जाइए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत से बच्चों को लगता है कि हमें अंडरलाइनिंग करने में या हाईलाइट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं तो बहुत सारा मल्टीपल कलरफुल पेन्स या कलर लेकर जाके पेपर को हाईलाइट करते रहते हैं। दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको पेपर को ड्राइंग नहीं बनाना है, आपको अपने पेपर को पूरा रंगना नहीं है, कलरफुल नहीं बनाना है। अगर आप कीवर्ड्स को हाईलाइट कर देते हो तो जो एग्जामिनर है या जो भी आपका पेपर चेक कर रहे हैं उनके लिए ये समझना आसान हो जाता है कि इस बच्चे को इस आंसर के बारे में कितना कुछ पता है, और वो आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सारे कीवर्ड्स अगर आपने आंसर में मेंशन किए हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो ट्राई टू राइट योर आंसर इन अ प्रॉपर वे एंड ट्राई टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स ऑफ द आंसर। ओके। नाउ मूव टू द टिप नंबर 4। जब हम MCQs की बात करते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट हो, साइंस हो, कुछ भी हो, हमें इंटरनल चॉइसेस को MCQs में भी और प्लस हमें आंसर्स क्वेश्चंस में भी जो इंटरनल चॉइस होती है उन पे बहुत ध्यान देना है। कई बार हम क्या करते हैं इंटरनल चॉइस के टाइम, सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 3 में A और B दो चॉइसेस है, तो आप क्या करते हो, A रीड किया, अरे मुझे आ रहा है, फटाफट लिखना स्टार्ट कर देते हो, B को रीड ही नहीं करते हो। बट आपको जब भी इंटरनल चॉइस सिलेक्ट करना है तो बहुत ही स्मार्टली एक्ट करना है। आपको दोनों क्वेश्चन रीड करने हैं, बिकॉज हो सकता है आपको दोनों के आंसर्स आ रहे हों बट ए का आंसर थोड़ा लेंदी हो, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हो, बी का आंसर थोड़ा शॉर्ट्स हो। या मैथ्स के टाइम पे ऐसा हो सकता है ए में जो नंबर्स हैं उनका कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, और बी वाला सम भी आपको आता है बट उसके नंबर्स ईजी है तो आपको कैलकुलेशन ईजी हो। और जब हम MCQs की बात करते हैं तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं,
तो उस समय आपको बहुत ही वाइजली ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज यू कैन लूज योर मार्क्स. सो बी स्मार्ट इनफ टू चूज योर इंटरनल ऑप्शंस. Now move to the step number 5 कि आपको अपना पेपर फुल अटेम्प्ट करना है. देखो, अब तक आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की है. आपको मैंने बताया था प्रैक्टिस करते टाइम सारे बच्चों को टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना है. आपने बहुत सारे सैम्पल पेपर अब तक सॉल्व किए होंगे, तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि आप टाइम मैनेज कर लोगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट. ट्राई टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन. जो थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है भले आप उसको लास्ट में करो प्रॉपर नंबर दे के, बट हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो. भले ही उसका आंसर आपको नहीं आता है, बट उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं, कोई डायग्राम याद आ रहा है, कोई आपको फ्लो चार्ट याद आ रहा है, या आपको उस पर्टिकुलर टर्म की डेफिनेशन याद आ रही है, तो एटलीस्ट आप उसको लिख दीजिए. कहीं ना कहीं इससे आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. कोई भी क्वेश्चन आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है. पूरा का पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है. डोंट गेट कन्फ्यूज. बहुत से बच्चे यहाँ पे बोलेंगे कि मैम हमें ऑप्शंस भी अटेम्प्ट करना है, और बहुत से बच्चे ये करते भी हैं. आपको ऑप्शंस नहीं करना है, मैं ऑप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, बट पूरे के पूरे पेपर में जो मेन क्वेश्चंस है वो आपको अटेम्प्ट करना है. भले ही आपको नहीं आ रहा है, आप उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लिखो, बट हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट ज़रूर करना है. ओके. Now the final pro tip for the exam. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमें अपना हर एक आंसर पॉइंट्स में लिखना है. बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों ने जहाँ से भी स्टडी किया है, जिस बुक को रेफ़र किया या जिस नोट्स को रेफ़र किया या टेक्स्ट बुक को रेफ़र किया, वहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूरा पैराग्राफ पढ़ा है. बट आपको ऐसा नहीं करना है. जब आप आंसर लिखते हो तो आपको हर एक आंसर पॉइंट में लिखने की कोशिश करती है. इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि अगर आंसर के आपके 4 पॉइंट्स हैं, अगर उसमें से आपका एक पॉइंट रॉन्ग भी हो जाता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिमेनिंग 3 पॉइंट यू विल गेट मार्क्स. ओके. बट अगर आपने एक पैराग्राफ ही लिखा हुआ है तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस वहाँ पे कम हो जाते हैं. आप पॉइंट लिखते टाइम और एक बात का ध्यान रखिए कि जो भी आंसर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पहले लिखिए, और जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनको आप लास्ट में लिखिए. और इसमें भी आपको करना क्या है, जो भी पॉइंट आपने लिखे हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे, उसको अंडरलाइन कर दीजिए. ओके. सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. आई होप यू गाइज विल फॉलो दिस इन एग्जाम, एंड डोंट बी पैनिक वंस यू विल रीच इन द एग्ज़ाम हॉल. ओके. आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके हो, आपने इतने सालों से एग्ज़ाम दिया है, तो आप आराम से ये बोर्ड एग्ज़ाम लिख सकते हो. बच्चों, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है. बी काम, बी पेशेंस वाइल एंटरिंग इन योर एग्ज़ाम हॉल. ओके. पेपर मिलते ही सबसे पहले ये बोलो कि मुझे सब कुछ आता है, और ये बोल के अपना पेपर लिखना स्टार्ट कीजिए. ओके. थैंक यू so much. If you want to support me, please subscribe to my channel. Thank you so much.